हेलो बच्चों, और क्या हाल चाल है आप सबका? सब बढ़िया, मस्त, बिंदास, झक्कास। चल यार, लास्ट क्लास में यार जो मैंने पढ़ाया था, उम्मीद है यार आप लोग पढ़ लिए होंगे, जिसमें हमने बताया था कि मोल टर्म का क्या एग्जैक्ट मीनिंग होता है और साथ ही साथ एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास को हम लोग किस किस यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं। तो जिसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट था और वो था ग्राम एटॉमिक मास। जैसे मान लो यार मेरे पास कोई एक आइटम है कार्बन का एटम का मास क्या होता है? 12 होता है। यदि इसके एटॉमिक मास को मैं यदि ग्राम में एक्सप्रेस कर दूं, यानी 12 के साथ ग्राम में लगा दूं, मतलब एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, तो इसे मैं क्या कह देता हूं? ग्राम एटॉमिक मास। इसी तरह से मान लो मैं किसी मॉलिक्यूल की बात करूं, जैसे H2O, तो H2O का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? 18। यदि मैं इस मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर दूं, तो इसे मैं क्या कह दूंगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास कह दूंगा। ये चीज क्लियर है ना? तो ये ग्राम एटॉमिक मास और ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो लास्ट क्लास में शायद ये नोट करके नहीं लिखा था, तो मैं इसे यहां नोट करके लिख देता हूं। एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास। यहां पे क्या लिखूंगा? तो जस्ट आप लोग क्या लिखना? एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस इन ग्राम, बस दैट्स इट। एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, इसे मैं क्या कह दूंगा? ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास कर दूंगा। और इसका सिग्निफिकेंस क्या था यार, वो तो समझ में आ ही गया होगा। यदि कभी ग्राम लगा दिया जाए किसी एटम या मॉलिक्यूल के मास के सामने, इसका मतलब क्या हो जाता है? वो उस सब्सटेंस के 1 मोल सब्सटेंस का मास को रिप्रेजेंट कर रहा। कितने को? 1 मोल के मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब कार्बन का एटॉमिक मास 12 ग्राम यदि मैं बोलूं, इसका मतलब क्या हो गया? कार्बन के कितने एटम का मास 12 ग्राम होगा? 1 मोल एटम का मास होगा। और 1 मोल एटम का है तो व्हाट? 1 मोल का मतलब 6.022 into 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन का मास। इसी तरह से वाटर मॉलिक्यूलर मास यदि मैं 18 ग्राम कहूं, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि ये वाटर के 1 मोल मॉलिक्यूल का मास है। और 1 मोल का है तो क्या? 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का मास 18 ग्राम होगा। ठीक है, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, और जब ग्राम में एक्सप्रेस कर दे तो ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है यार, ये लास्ट क्लास में मैंने बता दिया था। तो चलिए यार आज के लेक्चर स्टार्ट करेंगे। हाँ, और लास्ट क्लास में हमने यार बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे, जिसमें हमने मोल पे बेस्ड, ठीक है, मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको 3 फार्मूला बताया था। तो मैं आज भी उस फार्मूला को लिख दे रहा हूं, और आज भी हम लोग यार केवल क्वेश्चन से न्यूमेरिकल ही करेंगे मोल पे बेस्ड। देखिए यार, ये चैप्टर क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। तो तुम्हें इस चैप्टर में बस और बस क्या है? न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। कॉन्सेप्ट है, साथ में प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा, ठीक है ना? न्यूमेरिकल्स आपको फेस करना पड़ेगा। इसलिए यार हो सकता है यार 10th से जब 11th में बच्चे आते हैं, तो यार इतना सारा केमिस्ट्री एक माइंड सेटअप रहता है बना हुआ बच्चों का कि यार केमिस्ट्री तो बस रटना होता है, केवल रिएक्शन ही होता है, ठीक है। लेकिन यार देख लो यार, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे रिएक्शन के अलावा भी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेंगे, प्लस यार आपको ब्रेन भी यूज करना पड़ेगा। इससे पहले 10th तक यार जो पढ़ रहे थे उसमें ब्रेन यूज करना ही नहीं पड़ता था, सब कुछ यार देख के काम हो जाता था। यहाँ पे आपको देख के कुछ भी काम नहीं होने वाला है, ठीक है। हर जगह आपको ब्रेन यूज करना पड़ेगा, फार्मूला को याद रखना पड़ेगा, ठीक। हाँ, लेकिन इतना है यार, हर एक चीज आपको यार मतलब कि बिल्कुल इन डेप्थ पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। मतलब कुछ भी चीज आपको ऐसा फील नहीं होगा यार रटना पड़ रहा है, हर एक चीज आपको समझ में आएगा। अब बताए भी थे यार, जैसे कार्बन का एटॉमिक मास 12, अब 12 ग्राम का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है यार, इसको आप लोग फील कर पा रहे होंगे यार। कार्बन का 6.022 into 10⁻23 एटम्स कलेक्ट किए, उसका मास को मेजर किए, तो वो 12 ग्राम आता है। इसी तरह से कार्बन का मास 12 AMU लिख दो, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब क्या है? कार्बन का एक सिंगल एटम, यानी एक छोटा सा एटम जो कार्बन का होता है, सिंगल एटम, 1 एटम ऑफ कार्बन, उसका मास को हम लोग यदि एक्सप्रेस करें तो वो 12 AMU में होगा। इसी तरह से यदि मैं 1 AMU को यदि तुम लोग फील नहीं कर पाते तो बताए थे यार, 1 AMU क्या है? मास का एक स्मॉलर यूनिट है, मास का एक यूनिट है। और यदि इसका एग्जैक्ट वैल्यू इन ग्राम जानना चाहते हैं तो ये क्या हो जाता है? 1.67 into 10⁻24। देखो यार, हर एक चीज आपको इमेजिन करना है, फील करना है, तब तो यार जाकर मजा आएगा पढ़ने में, ठीक। तो चल यार, ये सब तो ऑलरेडी पढ़ चुके थे। अब हाँ, यहाँ पे मैं मोल्स का फार्मूला लिख देता हूं यार, तीनों फार्मूला। फर्स्ट फार्मूला क्या था? N = W/m। W क्या था? मास, गिवन मास, और M क्या था? एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। हाँ, यहाँ एक चीज इंपॉर्टेंट था, ये जो W होता है वो किस यूनिट में होता है? ग्राम में होता है। मान ले यहाँ आपको 1 kg दे दिया गया था, यदि kg में दिया है तो याद रखना है पहले आपको उसको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक। ये फर्स्ट फार्मूला था। सेकंड फार्मूला क्या था? सेकंड फार्मूला क्या हो जाएगा? P/Na। P क्या था? नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करता है P, और Na क्या है? अवोगाड्रोस नंबर, जिसका वैल्यू फिक्स होता है। और थर्ड फार्मूला भी था एक मोल्स निकालने का, N = वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4। तो यार इस पे सवाल, और ये फार्मूला वैलिड था ओनली एट STP एंड
ये किसके लिए हम लोग केवल कैलकुलेट यूज करते थे, केवल गैसेस का नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने में यूज करते थे। ठीक, तो यार ये सब चीज ऑलरेडी हम पढ़ा दिए थे। तो अब चलो यार हम लोग मिक्स्ड प्रॉब्लम, बेसिक्स प्रॉब्लम जो तीनों फार्मूला था उसमें बेसिक्स प्रॉब्लम तो हमने कर लिया था। ठीक, अब हम लोग थोड़ा मिक्स्ड प्रॉब्लम आस्क करते हैं इसमें बेस्ट। ठीक, उसके बाद हम लोग आगे के पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग यार चलो इसमें तो नोट करने का कुछ है ही नहीं, लास्ट क्लास में ये सब कुछ ऑलरेडी पढ़ा दिया गया था। ठीक, तो मैं इसे मिटा देता हूँ फिर स्टार्ट करता हूँ। पहला देखो यार सवाल ये है आपके सामने, क्या है मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग। ठीक, यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन दिख रहा है, तीनों के इसमें आपको करना क्या है, मास को कैलकुलेट करना। ठीक, तो यार वीडियो पॉज कर यार खुद से कर लो जल्दी से यार, धड़ाधड़ तुम लोग सॉल्व करते चलना यार। प्रॉब्लम बहुत इजी प्रॉब्लम है, मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ तो यार उधर स्टार्ट हो जाओ तुम लोग। 2 मोल्स ऑफ H2O यार n इक्वल टू क्या हो जाएगा, W/m। सिंपल, n का वैल्यू कितना दिया हुआ देख यार, सब कुछ गिवन है, कुछ भी यहाँ पे एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। 2 मोल्स यानी नंबर ऑफ मोल्स का वैल्यू दिया है 2। वेट W क्या है, वही तो वेट हमें कैलकुलेट करना है, मास ऑफ द फॉलोइंग। तो W हमें कैलकुलेट करना, और M के बारे में यार सोचना ही नहीं है। M क्या है, H2O लिख दिया, M क्या हो गया, फिक्स। वैल्यू क्या हो जाएगा H2O के लिए M का 18। तो इस तरह से W का वैल्यू क्या आ गया, 18 ग्राम। समझ में आया कितना इजी है। तो बाकी दो तुम लोग के लिए यार कर लो जल्दी से। N इक्वल टू W/m, कितना मोल्स है, 5 मोल्स ऑफ सल्फर एटम। तो 5 मोल्स, W का वैल्यू क्या हो जाएगा यार, जल्दी से बता दे W का वैल्यू। तो W मान लेते हैं, M का वैल्यू क्या हो जाएगा, सल्फर एटम है, सल्फर एटम के लिए M का वैल्यू क्या हो जाएगा 32। तो W का वैल्यू क्या हो गया 32 × 5 क्या हो जाएगा 160 ग्राम। ठीक है, 5 मोल्स से, इसलिए यूनिट क्या लगेगा यार, ग्राम लगेगा, ये भी ध्यान रखना। मोल्स में पूछा गया ना, तो 5 मोल्स से तो ये ग्राम में आएगा, यहाँ पे जो W होता है ये ग्राम में आता है। ठीक, चलो थर्ड फार्मूला अब तो यार तुम लोग खुद से बना दोगे ये भी। n इक्वल टू क्या हो जाएगा W/m। n का वैल्यू कितना दिया हुआ देख लो यार, 3 मोल्स दिया हुआ है, 3 मोल्स दिया था, 3 पुट करो। W का वैल्यू नहीं पता, और कैल्शियम कार्बोनेट के लिए m क्या हो जाता है 100। यदि 100 हो गया तो इस तरह से कितना हो गया यहाँ से W इक्वल टू 300 ग्राम। ठीक, तो यार बहुत ही सवाल इजी था। तो अभी जस्ट मैं 2-4 प्रॉब्लम स्टार्टिंग का जो करवाऊंगा, जस्ट फार्मूला आपको याद करवाने के लिए, प्लस बेसिक्स जो है ना, मतलब ये फार्मूला का जो बेसिक्स है उसका क्या मीनिंग है उस चीज को समझाने के लिए मैं कर रहा हूं। मतलब ये समझना, यदि हम 2 मोल्स वाटर मॉलिक्यूल ले लें, 2 मोल्स वाटर ले लें तो उसका मास कितने के बराबर होगा, यार यहाँ पे गलती कर दी है, ये 36 ग्राम होगा। ठीक है, 36 ग्राम के इक्वल होगा। यदि मैं 5 मोल्स सल्फर एटम का ले लूं, सल्फर एटम का यदि 5 मोल्स ले लूं तो किसके बराबर होगा 160 ग्राम के बराबर होगा। और 3 मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट ले लूं तो कितने मास के बराबर होगा 300 ग्राम। मतलब 3 मोल्स का समझ रहे हो ना, 3 × 6.022 × 10 about 23 एटम मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इतना ले लो तो इसका मास कितने के बराबर आएगा 300 ग्राम के बराबर आएगा। तो सभी का मोल्स यदि हम सेम भी ले ले तो मास जो आएगा वो डिफरेंट आएगा। क्यों, क्योंकि हर एटम डिफरेंट मास का होता है ना, सब एटम का अलग अलग मास होता है। मान ले यार हम एक बनाना ले ले और एक एप्पल ले ले, तो दोनों का क्या वेट सेम होगा, नहीं ना। 1 डजन हम एप्पल और 1 डजन बनाना ले ले, दोनों को यदि हम वेट करेंगे तो क्या सेम मास होगा, नहीं ना, अलग अलग मास होगा ना। तो यहाँ पे भी वही चीज है। ठीक, यानी हम लोग 2 मोल्स वाटर लिए, 5 मोल्स, सबका अलग अलग वेट आएगा। ठीक, यदि जैसे मान लो यार मैं 2 मोल्स, ये क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, 2 मोल्स H2O होता ना, यदि मैं 2 मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट का मास कैलकुलेट करता तो कितना आ जाता, 2 मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना हो जाता। तो n इक्वल टू अगेन W/m, n का वैल्यू कितना 2, W/m, m का वैल्यू कैल्शियम कार्बोनेट के लिए 100, तो W कितना आ जाता 200 आ जाता। मतलब ये कि 2 मोल्स यदि हम वाटर लेते हैं तो मास 36 ग्राम आता है, लेकिन 2 मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं तो मास कितना आता है 200 ग्राम। ठीक है, तो इसलिए लेकिन यदि मैं बोलूँ कि 2 मोल्स H2O और 2 मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट में, दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसमें ज़्यादा या किसमें कम है, साल सुनना फिर से। 2 मोल्स वाटर लिया हूँ तो 2 मोल्स वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के, तो मैं क्या बोलूँगा, 1 मोल में हमें पता है यार 6.022 × 10⁻23। तो 2 मोल्स में कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे 2 × 6.022 × 10⁻23। इसी तरह से यदि मैं इसमें भी पूछूं 2 मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट में कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होंगे, क्या बोलूंगा यार 2 × 6.022 × 10⁻23। मतलब यदि नंबर ऑफ मोल्स सेम है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम सेम होगा, लेकिन मास सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक, तो बस इसी चीज को मैं समझाने की कोशिश, जैसे यदि मैं मान लो 1 डजन मैं बनाना बोलूँ या 1 डजन एप्पल बोलूँ, दोनों में यार 12-12 ही मिलेगा, नंबर जो है वो सेम रहेगा, लेकिन मैं मास की बात करूँगा तो वो दोनों सेम नहीं रहेगा। ठीक, तो इसलिए जहाँ भी मोल्स है यार उसको आप डजन से रिलेट कर लो यार, आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चल यार ये तो बहुत ही ईजी सवाल था। ठीक, तो इस तरह से इसको आप लोग नोट कर लो जिनका नहीं हुआ था। मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए ये सवाल है, तुम लोग यार एकदम 3 सवाल यहाँ 3 सवाल यहाँ, 6 क्वेश्चन है, आपको 5 मिनट का समय देता हूँ यार, वीडियो पॉज करो और स्टार्ट हो जाओ। मैं इधर स्टार्ट होता हूँ।
यार देख यार बहुत इजी, बिल्कुल बेसिक्स, अभी एकदम बिल्कुल बेसिक्स प्रॉब्लम करा रहा हूँ, ठीक है ना। वीडियो पॉज करके एकदम तुरंत जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताओ। मैं इधर स्टार्ट हो जाता हूँ। देखिए यार तुम लोग ध्यान से, n इक्वल टू क्या हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड मोल्स निकालने का 3 फार्मूला दिए थे। तो यहाँ पे जब भी नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना तो आप कौन सा फार्मूला यूज करोगे, सेकंड वन। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो हम लोग सेकंड फार्मूला लिख देते हैं n इक्वल टू p बाय na। हमें निकालना क्या, नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इट मींस हमें p को कैलकुलेट करना है। किस चीज को, p को कैलकुलेट करना है। अब हमें दिया हुआ क्या है, 5 मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स दिया है, तो यार पुट करो 5 इक्वल टू p अपॉन na। और na का वैल्यू तो यार फिक्स होता है, na कितना हो जाएगा 5 na। अब देखिए यार आंसर na में मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है ना। एक मैं एग्जैक्ट वैल्यू लिख देता हूँ 5 इंटू na। na को 6 इंटू 10 का पावर 23 लिख सकते हैं, यानी 30 इंटू 10 का पावर कितना हो जाता है 23। इसको मैं 3 इंटू 10 का पावर 24 भी बोल सकता हूँ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। यानी 5 मोल्स यदि मैं वाटर का लूं, यदि 5 मोल्स वाटर का लूं तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आएंगे, तो 3 इंटू 10 का पावर 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आएंगे, ठीक। तो या फिर na के टर्म में एक्सप्रेस करूं तो 5 इंटू na, उसका na को अपने टर्म में एक्सप्रेस कर लेना यार, ठीक है ना। na में भी मैं यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकता था। चलिए यार फर्स्ट हो गया। सेकंड यार अब जिनसे नहीं बना था यार, जिनको नहीं समझ में आया था, वो सेकंड और थर्ड खुद से आप ट्राई करेंगे। मैं यहाँ पे n इक्वल टू p बाय na डायरेक्ट लिखता हूँ, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ, 10 मोल्स इक्वल टू p अपॉन na का वैल्यू na, तो यहाँ से p का वैल्यू क्या आ गया 10 इंटू na। और यहाँ जो p है ना, ये क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। यहाँ पे देखो यार जो नंबर आ रहा था वो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आ रहा था, लेकिन यहाँ पे जो p आएगा ये क्या आएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आएगा। इस चीज का ध्यान रखना। एग्जैक्ट वैल्यू यदि मैं बात करूँ तो 6 इंटू 10 का पावर 24 हो जाएगा। इतने एटम्स ऑफ कार्बन, यहाँ पे ध्यान रखना, मैं लिख दे रहा हूँ ये एटम्स आ रहा है कार्बन का, ये मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आ रहा था। और थर्ड केस में यदि मैं बात करूँ तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, p अपॉन na। n का वैल्यू मैं डायरेक्ट पुट कर देता हूँ यार 100 p अपॉन na, तो कितना आ गया p का वैल्यू 100 na। अब na को यार चाहो तो लिख लो 6 इंटू 10 का 23, तो इस तरह से आ जाएगा इतने। और ये क्या हो जाएगा, इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 आ जाएगा, इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। तो यार इसमें तो यार कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होगी, उम्मीद है, ठीक। चलो यार नीचे आ जाओ। 5 मोल्स ऑफ वाटर वेपर, देखिए ये जो हम लोग वॉल्यूम यहाँ कैलकुलेट करना, यानी अब वॉल्यूम कैलकुलेट करना, तो कौन सा फार्मूला, थर्ड वाला फार्मूला। क्लियर है ये चीज। तो चलो यार जल्दी से मैं कैलकुलेट कर देता हूँ एक, उसके बाद बाकी तुम लोग यार खुद से करोगे। वॉल्यूम इन लीटर अपॉन में 22.4 कितना यार, 5 मोल्स ऑफ H2O वेपर है, तो 5 इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर बाई 22.4। तो इस तरह से वॉल्यूम कितना आ गया यहाँ से बता दो यार। 5 चौके 20, 5 दूनी 20, 2 5 दूनी 10, 2 12, 5 दूनी 10 1 11, मतलब 112 लीटर आ जाएगा। यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है ना, 112 लीटर आ जाएगा, ठीक। देख रहे हो ना कितना इजी है, करना कुछ नहीं है, बस थर्ड फार्मूला वॉल्यूम इन लीटर लगा देना। लेकिन याद रखना ये वॉल्यूम इन लीटर जो है ना, ये STP पे होना चाहिए, तभी हम लोग ये थर्ड फार्मूला लगा पाएंगे। यदि STP कंडीशन मेंशन नहीं किया गया तो ऐसे में आप ये फार्मूला फिर अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक। चलिए फर्स्ट फार्मूला हो गया, सेकंड एंड थर्ड तुम लोग यार खुद से कर लो। यहाँ पर 2 मोल्स है V अपॉन 22.4, ये 22.4 तो यार फिक्स है, तो यहाँ से वॉल्यूम कितना आ जाएगा, जस्ट मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 44.8 लीटर, ठीक। तो ये सेकंड का आंसर हो गया। थर्ड का आंसर मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, ठीक है ना, तुम एक बार देख लेना। 0.5 मोल है 22.4, तो वॉल्यूम कितना आ गया यहाँ से 11.2 लीटर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यार जो बेसिक्स फार्मूला था इसमें, एक तो यार आप लोगों को लास्ट क्लास में मोल्स को कैलकुलेट करने सिखाए थे, और आज हमने मोल्स यदि दिया हुआ है तो आप नंबर मास भी कैलकुलेट कर सकते हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी कैलकुलेट कर सकते हो, और वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हो। मेरा बताने का मकसद समझना, ठीक है ना। प्रॉब्लम करवा रहे हैं, बस मेरे को ये बताना, मैं बताना ये चाह रहा हूँ ना कि यदि आपको मोल्स दिया है तो वहां से मास चाहो तो मास कैलकुलेट कर लो, यदि नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, और यदि वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो तो वो भी कर सकते हो, ठीक। बस हम यही बताना चाह रहे थे। अब हम लोग अभी देखिए, अभी हम लोग एक समय में एक ही फार्मूला अप्लाई कर रहे थे ना, यानी केवल फर्स्ट को जब यूज कर रहे तो केवल फर्स्ट का जरूरत पड़ रहा था, सेकंड को यूज कर रहे तो केवल सेकंड का जरूरत पड़ रहा था, थर्ड को यूज कर रहा था थर्ड का जरूरत पड़ रहा था। अब ऐसा भी प्रॉब्लम हो सकती है फर्स्ट को सेकंड के साथ हमें मर्ज करना पड़ जाए फार्मूला, मतलब इस दोनों फार्मूला को एक ही प्रॉब्लम में यूज करना पड़ सकता है। हो सकता है यार सेकंड एंड थर्ड को एक साथ ही यूज करना पड़ सकता है, ठीक। तो कहां जरूरत पड़ेगा तो यार मैं अभी बताऊंगा ना, मैं पहले क्वेश्चन दूंगा यार तुम लोगों के लिए, तुम लोगों के लिए क्वेश्चन दूंगा, और तुम लोगों को खुद से वीडियो पॉज करके सॉल्व करना है, उसके बाद फिर मैं अपने तरीके से बताऊंगा, ठीक। तो आप लोग यार नोट कर लेना, जिनका नहीं हुआ अब मेरे से मिटा देता।
देखिए अब नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये सवाल को आपको यार खुद से सॉल्व करना है, खुद से सॉल्व करना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व करना है। ठीक, मैं इधर बताता हूं, आप वीडियो पॉज करके यार स्टार्ट हो जाना। सवाल क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन 90 ग्राम ऑफ हीट। आपसे सवाल क्या पूछा गया, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, और कितने में, 90 ग्राम ऑफ वाटर में। मतलब कि आपके पास कितना वाटर है, 90 ग्राम वाटर है, और इस 90 ग्राम वाटर में नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कितना होगा ये बताना है। मतलब जस्ट इमेजिन कर सकते हो यार, तुम्हारे पास एक ग्लास वाटर है और उस एक ग्लास वाटर में 90 ग्राम है, वाटर का मास कितना है, 90 ग्राम है। अब उस 90 ग्राम वाटर में कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे ये बताना है। समझ रहे हो क्या बताना है एक्चुअली? तो उम्मीद है क्वेश्चन अब समझ में आ गया होगा। अब यदि आ गया, जिनसे नहीं हुआ तो फिर से ट्राई करो तुम लोग एक बार। मैं यहाँ पे बताता हूँ नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो देखो यार, सबसे पहले यदि हमें नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स निकालना, देखिए किसी भी सवाल को करना हो ना यार, ये देखो ये कॉमन ट्रिक समझ सकते हो, किसी भी प्रॉब्लम को करना हो ना तो सबसे पहला काम होता है यार, जो चीज को निकालना है, जिस चीज को फाइंड आउट करना है, उसके लिए फॉर्मूला लिख डालो। क्या बोला यार, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला। हमेशा जब भी कोई क्वेश्चन मिले तो सबसे पहला काम होता है यार, आपको निकालना क्या है और उसको निकालने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करना पड़ेगा। जिस चीज को निकालना उसके लिए कौन सा फार्मूला यूज करना पड़ेगा, वो फार्मूला को लिख डालो। उसके बाद अपने आप रास्ता आगे का दिख जाएगा कि आपको करना क्या है प्रॉब्लम में। ठीक, तो यार चलो देखो इसी चीज को अभी अप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हमें निकालना है, तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या निकालना है यार, पी निकालना है। इतना तो समझ में आ रहा है ना, आ रहा है ना इतना समझ में? तो चलो यार n इक्वल टू पी बाई एन लिख दिए, हमें निकालना है पी। पी के लिए एन तो चलिए हमें पता होता है वो फिक्स्ड है 6 × 10⁻23, लेकिन एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। क्या हमें क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स दिख रहा है? नहीं, नंबर ऑफ मोल्स तो यार कहीं नहीं दिया है। तो अब बात आती है यार एन का वैल्यू कैसे निकाला जाए, और यदि हमें एन पता चल जाएगा तो यार पी नहीं पता चल जाएगा क्या? पता चल जाएगा ना। मतलब आपको बस और बस करना क्या है, एन का वैल्यू कैलकुलेट करना। तो चलिए यार आप फिर से एन को कैलकुलेट करो और जल्दी से पी का वैल्यू निकाल लो। देखिए यार मैं यहाँ पे करता, अब देखो यार मैं क्या करूंगा, 90 ग्राम दिया हुआ है, 90 ग्राम का मतलब क्या, वेट का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक, वेट का वैल्यू दिया, तो n इक्वल टू डब्ल्यू बाय एम होता है। तो n इक्वल टू डब्ल्यू, 90 ग्राम मॉलिक्यूलर मास वाटर के लिए कितना हो जाएगा, 18। तो यहां से n का वैल्यू आ गया 5, आ गया 5। अब यदि नंबर ऑफ मोल्स 5 आ गया तो यहां पे हम इसी को पुट कर दें। यदि यहां पे 5 पुट कर देंगे तो यार बताओ p का वैल्यू कितना आ गया, 5 × Na। और Na को यदि मैं लिखना चाहूँ तो 6 × 10⁻23 लिख सकता हूँ, तो 30 × 10⁻23, इसको 3 × 10⁻24 भी लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब 90 ग्राम वाटर में कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स आ गए, 30 × 10⁻23 वाटर के मॉलिक्यूल्स आ गए। ठीक, तो यार उम्मीद है यार ये चीज अब तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसको इमेजिन भी कर सकते हो यार, जो ग्लास में 90 ग्राम वाटर था ना, उस 90 ग्राम वाटर में यदि नंबर ऑफ वाटर, देखिए वाटर मॉलिक्यूल्स में दिख नहीं रहा है, ठीक है ना, एक वाटर मॉलिक्यूल को तुम तो देख ही नहीं सकते आंखों से, लेकिन मैंने बता दिया कि उस 90 ग्राम वाटर में वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो थोड़ा इमेजिन करो यार, इमेजिन करो चीजों को यार, क्या हो रहा है, हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो एक्चुअली है क्या। तो आप समझ रहे हो ना, 90 ग्राम वाटर, उसमें नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कितने लार्ज नंबर आ रहे हैं, 30 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। देख रहे हो ना कितना ज्यादा आ रहा है। तो होना भी चाहिए, वाटर मॉलिक्यूल्स कितना स्मॉल होता है, और 90 ग्राम की बात कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा होना भी चाहिए। देख रहे हो ना 30 × 10⁻23। तो इसी तरह से यार मान लो यार 1 kg वाटर में हम पूछ दे तुमसे, तो 1 kg वाटर में कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, वो नहीं बता दोगे? बता दोगे ना। तो यार चल तुम लोग खुद से कर लेना यार, ये चीज़ मैं नहीं कराऊंगा। 1 kg वाटर में कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे तो तुम लोग बता सकते हो घर में यार। 1 kg वाटर मॉलिक्यूल्स, यदि मान लो यार तुम्हें 1 kg वाटर पी लिए, 1 kg वाटर पी लिए, इसका मतलब तुम कितने वाटर मॉलिक्यूल्स गटक गए ना, समझ सकते हो इस चीज़ को, समझे? तो बस इस तरह से यार थोड़ा इमेजिन करते हुए चलना है चीज़ों को, थोड़ा मजा आएगा पढ़ने में, और कुछ नहीं। ठीक, तो मैं यहाँ पे अब दूसरा सवाल लिख देता हूँ, नोट कर लेना आप लोग इसे। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 30 ग्राम कार्बन एटम। अब यार 30 ग्राम दिया हुआ है कार्बन एटम का, तो कार्बन एटम का 30 ग्राम में कितने एटम्स होंगे ये आपको बताना है। चलिए यार बहुत ईजी सवाल है यार, उम्मीद है यार तुम लोगों से हो जाना चाहिए। मैं बताता हूँ, इधर 30 ग्राम है, नंबर ऑफ आइटम्स बताना, मतलब अगेन आपको कैलकुलेट क्या करना, पी कैलकुलेट करना। यदि पी को कैलकुलेट करना तो उसके लिए पता क्या होना चाहिए, एन का वैल्यू। अब एन का वैल्यू कहाँ से आएगा, 30 ग्राम कार्बन आइटम दिया है। यदि 30 ग्राम कार्बन आइटम दिया तो मैं नहीं निकाल सकता हूँ, 30 बाई बता यार क्या हो जाएगा 12। क्लियर है चीज, 6 2 जा 6 5 जा 5/2 दैट इज 2.5। तो नंबर ऑफ मोल्स 30 ग्राम का मतलब कितने मोल्स हो गया, 2.5 मोल्स हो गया। और 2.5 मोल्स यदि हो गया तो मैं डायरेक्ट पुट कर देता हूँ यार पी बाय एन। तो P इक्वल टू कितना हो गया 2.5 एन। अब यहाँ पे देखना यार तुम लोग,
ये जो Na आ रहा है, ये जो यहाँ पे P का वैल्यू आएगा, ये क्या आएगा, इतना एटम्स आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने एटम का मास रखा है 12। 12 क्या था, मास ऑफ कार्बन एटम, इसलिए ये क्या आएगा, इतना कार्बन एटम्स आएगा। ये मैं कार्बन एटम्स यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना, इतने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब Na का वैल्यू यार पुट कर लेना 6 × 10⁻23, समझ रहे हो। तो इस तरह से यार ये सवाल हो गया बस। अच्छा, इस तरह के सवाल को है ना आप लोग एक और तरीके से कर सकते हो। ठीक, मैं पहले यहाँ से n का वैल्यू निकाला, फिर वहाँ सब्स्टिट्यूट किया, इतना कर रहा हूँ ना, इसको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ठीक, आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए जरा समझना। देखिए एक मैं फार्मूला ही एक तरह से बोल सकता हूँ, बना देता हूँ। n = W/m है, n = P/Na है, और एक फार्मूला n = V in L/22.4 है। लेकिन याद रखना यार, बार बार मैं बोलता हूँ इस चीज को, दिस फार्मूला इज वैलिड ओनली एट STP। STP का तो टेम्परेचर 273 केल्विन, प्रेशर 1 atm, 1 atm का तो 760 mm Hg और 76 सेंटीमीटर Hg। याद रखना यार, बार बार रिपीट करता हूँ इस चीज को। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स यदि बराबर हुआ कहीं तो, यदि नंबर ऑफ मोल्स बराबर हुआ, नंबर ऑफ मोल्स का सेम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम लेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स यदि बराबर हुआ तो n ये तीनों यदि बराबर हो तो एक रिलेशन नहीं आ जाएगा हमारे पास, W/m = P/Na = क्या आ जाएगा, वॉल्यूम इन लीटर अपॉन में 22.4। समझ में आ रहा। यदि नंबर ऑफ मोल्स बराबर रहा तो एक ये रिलेशन बन गया, और इस रिलेशन के हेल्प से यार हम इस तरह के प्रॉब्लम को यूं ही चुटकी बजा दे सॉल्व कर देंगे। कैसे, जैसे मान लिया हमको इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, समझ ले पहले फार्मूला को कैसे यूज करना है। यदि मान लिया हमें कहीं W को कैलकुलेट करना और नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया है तो फर्स्ट एंड सेकंड को यूज कर लेंगे, या फिर आपको वेट दिया और आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करना है तो ये दोनों को यूज कर लेंगे। मान लो वेट दिया, वॉल्यूम इन लीटर कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट एंड थर्ड को यूज कर लेंगे। वॉल्यूम इन लीटर दिया, W कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट एंड थर्ड को अगेन यूज कर लेंगे। मान लो वॉल्यूम दिया है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करना है, सेकंड एंड थर्ड यूज कर लेंगे। यदि नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना तो सेकंड एंड थर्ड को यूज कर लेंगे। मतलब जो दिया है और जिसको निकालना है उसको आपको रिलेट कर लेना, दैट्स इट, खत्म कहानी यहीं पे। जो दिया हुआ और जो निकालना यही चीज आपको देखना है। जैसे मैं इसमें बात करूं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स का तो P निकालना है इन 30 ग्राम ऑफ कार्बन आइटम। 30 ग्राम का है तो व्हाट, 30 ग्राम का है तो व्हाट, W का वैल्यू। मतलब कि यहां पे क्या हो गया, W का वैल्यू और P का वैल्यू, यही दो को आपको जरूरत पड़ रहा है ना, यानी फर्स्ट एंड सेकंड को यूज करना। देखो यार सवाल कैसा यूं ही बन जाएगा, W/m = क्या हो जाएगा, P/Na। W कितना 30, M का वैल्यू कितना, कार्बन एटम है ना तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, P का वैल्यू नहीं पता Na, तो यहाँ से देखो यार P = कितना आ गया, ये वैल्यू कैलकुलेट करो, 2.5 आ रहा था ना, तो इस तरह से P = 2.5 Na आ जाएगा। मतलब इतना कार्बन एटम्स आ जाएगा। देखिए यार कितना एक ही लाइन में सॉल्व हो गया, एक ही लाइन में हो गया, समय कितना अपना बचेगा। तो बस यार यही सब है। आप थोड़ा समय बचाने के लिए जो भी शॉर्टकट मेथड हो सकता है मैं तुम लोग को यार बताऊंगा। ठीक, तो इसीलिए जहाँ पे यार बाकी बच्चे 2 मिनट लगाएंगे, आपको क्या करना, 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर देना प्रॉब्लम को। और इसी चीज को, जैसे इससे पहले वाला जो सवाल था, याद है तुम लोगों को सवाल, इससे पहले वाला सवाल को भी इस फार्मूला से आप लोग बना सकते हैं। जैसे इससे पहले वाले सवाल में पूछा गया था 90 ग्राम वाटर में कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, यही सवाल था ना। वहां पे भी देखो यार मैं लगा सकता था 90 ग्राम वाटर, मतलब W दिया और नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स यानी P पूछा गया था, तो फिर से यही रिलेशन हम लगा के डायरेक्ट बना सकते थे। आप लोग इस चीज को नोट कर लेना यार, वहां चाहो तो नोट करना। 90 ग्राम वाटर था, बाय में 18 आ जाएगा, यहाँ पे P/Na, ये कट जाएगा 5, तो यहाँ से P का वैल्यू कितना आ गया, 5 × Na आ भी रहा था ना इतना ही। Na को यदि 6 × 10⁻23 लिखूंगा तो क्या बन जाएगा, 30 × 10⁻23। तो यही आंसर भी आ रहा था लास्ट टाइम। तो डायरेक्ट आप लोग इस दोनों रिलेशन को भी यूज करके प्रॉब्लम को बना सकते हो, बहुत ही आसान हो जाता है इस तरह से प्रॉब्लम। ठीक, तो चलो यार मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखता हूँ तुम लोगों के लिए। नेक्स्ट सवाल देखो यार, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ O2 गैस एट STP इन 64 ग्राम सैंपल ऑफ ऑक्सीजन गैस। मतलब ऑक्सीजन गैस का आपके पास कितना मास दिया है, 64 ग्राम। निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ O2 गैस। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ O2 गैस बताना 64, और यहाँ पे O2 गैस जो है एट STP, मतलब ये कि हम लोग थर्ड फार्मूला यूज कर सकते हैं, बस इसलिए यहाँ पे आपको STP दिया है। तो चलो यार बहुत इजी सवाल हो चुका अब तो यार, अब तुम लोग देखो यार तुरंत यूं ही कर दोगे। सबसे पहले यार हमें वॉल्यूम ऑफ O2 गैस निकालना था। पहले यार मैं देखो बिना फार्मूला यूज किए बता देता हूँ। हाँ, वॉल्यूम के लिए हमें क्या चाहिए था, वॉल्यूम निकालने के लिए हमें n चाहिए, और n कहाँ से आ जाएगा, 64 ग्राम सैंपल से आ जाएगा। ठीक, तो अब मैं डायरेक्ट यूज कर देता हूँ यार। देखो ये W दिया हुआ है और हमसे पूछा गया V, यानी कौन सा रिलेशन, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड। समझ में आ रहा है ना। तो चलो यार W जल्दी से तुम लोग यार कैलकुलेट कर लो आंसर।
वेट कितना 64 ग्राम, और m का वैल्यू क्या पुट करेंगे, O2 गैस है ना, O2 गैस है तो 32 पुट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 16 मत पुट कर देना यार, यदि कहीं गैस की बात हो रही है तो O2 ही होगा, क्योंकि गैस ऑक्सीजन एटम तो हो नहीं सकता, O2 के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा ना। तो जब एक बहुत बार क्या होता है O2 ना लिखकर ऑक्सीजन गैस लिख दिया जाता है, ऐसा यहाँ पे O2 लिखा गया ना, O2 ना लिखकर ऐसा लिखा जाता है ऑक्सीजन गैस। तो यदि ऑक्सीजन गैस लिख दिया जाए ना तो भी समझ जाना कि ऑक्सीजन गैस है मतलब वो O2 है। बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, ऑक्सीजन गैस लिखा तो O ले या O2 ले, इस दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है। तो यदि गैस ले रहा है तो आपको ये सोचना है कि एग्जिस्ट किस फॉर्म में कर रहा है गैस में ऑक्सीजन, तो एग्जिस्ट तो ऑक्सीजन का O2 फॉर्म ही करता है, ऑक्सीजन तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ठीक। तो इसीलिए यहाँ पे 32 हम लोग पुट करेंगे, ठीक। हाँ, यदि कहीं एटम लिख दिया जाए ना तब आपको 16 लेना। यदि एटम नहीं लिखा है, केवल ऑक्सीजन लिखा है, इसका मतलब आप O2 ही यूज करोगे, मतलब जो एग्जिस्ट कर रहा है वही यूज करना है आपको, ठीक। बहुत बार यार तुम लोग अलग अलग बुक से यदि प्रॉब्लम बनाओगे ना तो हो सकता है यार कहीं कहीं कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैं ये सब चीज़ बताता चलता हूँ भाई। वॉल्यूम तो हमें निकालना है, और नीचे क्या है 22.4, यहाँ से उड़ गया 2 तो इस तरह से वॉल्यूम कितना आ गया 44.8 लीटर, समझ रहे हो। मतलब देख लो यार 64 ग्राम सैंपल लिए थे O2 गैस का, तो 64 ग्राम ऑक्सीजन गैस बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो यदि उसको मैं वॉल्यूम में कन्वर्ट करना चाहूँ तो कितना वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई करेगा, 44.8 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, ठीक। तो चलो यार, सवाल तो यार यूं ही देख रहे हो ना किस तरह से बन रहा है, तो सवाल बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कॉन्सेप्ट को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी हम लोग आगे भी अच्छा प्रॉब्लम करेंगे। अभी तो यार बस स्टार्ट किए हम लोग, और तुम लोग भी अभी जस्ट स्टार्ट किए हो, अभी तो 10 से जस्ट तुम लोग भी छोटे छोटे बच्चे हो, ठीक है। तो अभी हम लोग को धीरे धीरे गाड़ी बढ़ाना है, इसलिए हम बिल्कुल अभी इजी प्रॉब्लम से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर हम लोग प्रॉब्लम का जो लेवल जो है ना स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ाएंगे, जब तक तुम लोग अपने ब्रेन का स्टैंडर्ड को बढ़ा लो, ठीक। चलो यार, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट सवाल देखो यार क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया इन 11.2 लीटर ऑफ इट एट एसटीपी। मतलब एसटीपी पे अमोनिया का कितना वॉल्यूम लिया गया, 11.2 लीटर लिया गया, और निकालना क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है तो पी को कैलकुलेट करना है, और एसटीपी कंडीशन दिया है, कौन सा फार्मूला यूज करना पड़ेगा, पी निकालना है, वी दिया हुआ है, सेकंड एंड थर्ड। अब तो यार बहुत इजी हो गया, तो यार पुट कर दो यार पी बाय एन इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर बाय 22.4। तो पी का वैल्यू नहीं पता, एन का वैल्यू एन रहने दो, वॉल्यूम दिया 11.2 और यहाँ पे आ जाएगा 22.4, ये कट के कितना आ जाता है 1/2। तो पी का वैल्यू क्या हो गया Na/2, और Na को यदि मैं लिखना चाहूँ तो कितना लिख सकता हूँ 6 × 10⁻23, और अपॉन में कितना 2, दैट इज 3 × 10⁻23। अब वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ऑप्शन में यदि Na के टर्म में आंसर दिया तो आप Na के टर्म में ही छोड़ देना। यदि नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स निकालना पड़े तो आप मॉलिक्यूल्स, तो ये किसका मॉलिक्यूल्स आ रहा है, मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया आ रहा है। अमोनिया समझते हो ना यार तुम लोग, NH3, ठीक है। तो इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया आ गया ये आंसर, मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। इस तरह से यार देख रहे हो ना कितना इजी सी, मतलब प्रॉब्लम कितना इजी हो जाता है फार्मूला लगाने के बाद। तो फार्मूला केवल लगाने नहीं यार, उसको समझना भी है, ठीक है ना। पता चले यार फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है क्वेश्चन बिना फार्मूला का आपको मतलब कि बनाना पड़ जाए। क्वेश्चन ऐसा ही होता है यार जहां आपको फार्मूला काम ही नहीं करेगा, वहां पे बस आपका ब्रेन काम करेगा। इसीलिए यार कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। केवल आप यदि फार्मूला लगा के यार आंसर ला के यार हैप्पी हो रहा है ना, तो उस हैप्पीनेस का कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो इसीलिए यार फार्मूला लगाना है, लेकिन चीज़ों को समझना भी है कि कोई फार्मूला, जैसे यही फार्मूला आया तो कहाँ से आया, कैसे आया, ये सब हर एक चीज़ को आपको समझते हुए चलना है, ठीक है। तो चल यार, अब यहाँ पे ही लेक्चर को हम लोग एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और नए प्रॉब्लम के साथ और वैरायटीज ऑफ प्रॉब्लम के साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो अभी जो हम बोल सकते हैं ना मोल्स को कैलकुलेट करने का, या मोल से रिलेटेड जो भी छोटे मोटे बेसिक्स प्रॉब्लम बन सकता था वो अब हमने क्लियर कर दिया, ठीक। इसके बाद हम लोग अच्छे प्रॉब्लम्स हम मोल पे बेस्ड करेंगे, लेकिन वो आज नहीं, नेक्स्ट लेक्चर से। तो अभी के लिए वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे बच्चों।